हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +2 हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, आपका जो चैप्टर नंबर है 3 इन योर बुक्स। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें किया था नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन हमने एक की थी ईएमएफ ऑफ सेल के लिए और एक नर्स्ड इक्वेशन हमने की थी फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज मैं आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी फॉर द नर्स्ड इक्वेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं मार्कर ले लेती हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब बारे में हमने पढ़ना है फॉर द नर्स्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपको इजी सा ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि मान लो एक रिएक्शन आपकी होनी है। अब रिएक्शन होनी है तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स जो होते हैं 100% होते हैं, फाइन, और प्रोडक्ट उस टाइम पे बिल्कुल 0% हम मान के चलेंगे। बट जैसे से रिएक्शन प्रोसीड करती है तो हमारे पास रिएक्टेंट लेटर सपोज कि 90% रह गए 100%, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है 10% बनने शुरू हो गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो रिएक्शन पहले 100% थी, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, पहले 100%, इधर प्रोडक्ट 0% आपके, ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट। फिर इधर मान लो 90% रह गए, इधर हमारे कितने हो गए 10%, देन 80%, देन 20%, देन इधर आ गए आपके 70% और इधर आपके आ गए 30% प्रोडक्ट्स मान लो बन चुके हैं। यहाँ पे अगर 60% की बात करेंगे तो यहाँ पे 40%। एक टाइम आएगा जब दोनों के केसेस में हमारे पास इक्वल एक परसेंटेज आ जाएगी कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट बचते हैं उतने ही प्रोडक्ट हमारे पास दूसरी साइड पे बन भी चुके हैं। तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम को हम लोग इक्विलिब्रियम नेम एक देते हैं, जिसमें हम लोग ये सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब उसकी वैल्यूज या वेरिएशंस बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, ना तो कुछ इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, फाइन। तो इसको हम लोग एक इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं। बट फर्दर जब रिएक्शन फिर से प्रोसीड ऑफ कोर्स करेगी तो इधर बाद में क्या होगा, इधर 40% रह जाएंगे, इधर 60%, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट समझना पड़ेगा फॉर दिस टॉपिक। सो आई थिंक कि आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ लग चुका होगा। तो अभी मैं आपको करवाऊंगी नर्स्ड इक्वेशन से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की बात करी थी, तो हमारा रिएक्शन कुछ कैसे का था, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक सल्फेट था, हमने लिया जिंक सल्फेट, और ये अगर सेल का साइन डाल दे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो यहाँ पे क्या था कॉपर, और इधर आ गया आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट को हम लोग किस साइड पे लिख देते हैं, लाइक दिस, कि कॉपर सल्फेट, और इधर आ गया आपका कॉपर, सो दैट आपकी मेटल से मेटल पे कहानी खत्म हो जाए। और यहाँ पे क्या था आपका, इस सेल में हमारे पास जिंक जो था, जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है अपने में से इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक सल्फेट में से हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव बन रहे हैं, वेयर एज कॉपर से हमारे पास यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव थे, वो क्या कर रहा था, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ये कॉपर बन रहा है। यही दो रिएक्शंस हमारे पास हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अब हमारे पास होता क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जिंक वाली साइड से लूज हो रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन उसकी वहां से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, फाइन। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहीं पे कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो वहां पे कॉपर जो है डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जिंक वो कॉपर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, तो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। और हमारे पास एक सल्फेट आयंस थे जो कि हेल्प करते हैं ये केमिकल सेल को चलाने में, फंक्शनिंग में, फाइन।
तब हुआ क्या कि एक जगह पे हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, एक जगह पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऑफ कोर्स इनके बीच में कुछ एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा हमें जिसपे ना तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी ना ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। जैसे मान लो वही जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके थी कि रिएक्शन शुरू हुई है, तो स्टार्टिंग में जो 100% थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थी 0%, बट आफ्टरवर्ड जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती गई हमारे पास प्रोडक्ट्स का नंबर बढ़ता गया, रिएक्टेंट्स का कम होता गया, बट एक पॉइंट हमें जरूर ऐसा मिला जिसपे दोनों का अमाउंट और कह सकते हैं कि परसेंटेज सेम थी। सिमिलरली इसके केस में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास जैसे जैसे रिएक्शन जो है आपकी सेल की प्रोसीड करती है, जब प्रोसीड करती है तो हमारे पास यहां पे लिख देते हैं रिडक्शन, जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है उधर, तो वो भी हमारे पास प्रोसीड करना शुरू कर देती है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर होना शुरू हो जाते हैं। फाइन, अब हमारे पास दो ही फिर चीजें आती हैं, या तो हमारे पास एक ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो धीरे 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 वो एक कांस्टेंट पॉइंट मिलेगा। फाइन, लाइक दिस, ऐसे का कुछ। तो जैसे ही हमारे पास ये इंक्रीजिंग का ग्राफ आएगा तो दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या होता है, इधर हम लोग इसको ग्राफ को एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट प्रॉपर ग्राफ हमें मिल जाए। तो जैसे जैसे हमारे पास इधर इंक्रीमेंट होती है वैसे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है जो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फाइन, तो यहाँ पे आके एक हमें कांस्टेंट पॉइंट दोनों का मिल जाता है, जिसपे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे डिक्रीज मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो लूज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन जो है इधर डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। फाइन, बट यहाँ पे इस साइड पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रही है और इधर कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। बट एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया है जिस पॉइंट पे हमारे पास ना तो इंक्रीज हो रहा है कुछ ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक ही वैल्यू पे दोनों आके रुक गए हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर यहाँ पे किसी वैल्यू की बात करें तो उसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स इक्वेशन से हमें कैसे मिलता है, जैसे जैसे जो रिडॉक्स रिएक्शन है इन द फॉर्म ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, उसकी फॉर्म में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाता है। फाइन, इसके लिए अगर डेरिवेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन करके बताऊंगी, जिसमें हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, और माइनस यहाँ भी क्या होता था RT/NF, और इधर क्या था हमारा लॉग, इधर जिंक 2 पॉजिटिव था और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव था, जो रिएक्शन हमने करी थी फॉर द किसके लिए करी थी, नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद EMF ऑफ सेल के लिए। राइट, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब अगर कंसंट्रेशन हम लोग इक्वल लेंगे तो ये जो रेशियो है जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की, इनको भी हम लोग एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में ही लेंगे। और अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेते हैं तो ये रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगी मैं बता देती हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, इनको अगर मैं अलग अलग ही लिख देती हूँ, इसको भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिख देती हूँ और इसको भी अलग से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिख देती हूँ, तो इन दोनों की रेशियो जो है हमारे पास KC, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाएगा इन दोनों की रेशियो अगर इक्विलिब्रियम में लेंगे। अगर ये वैल्यू मैं इधर पुट करती हूँ तो हमारे पास रिएक्शन ऊपर वाली जो है इक्वेशन कैसे की बन जाएगी, विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका सेल का इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और इधर हमारा लॉग, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम पे, और इधर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और अगर इसकी वैल्यू को मैं Kc की फॉर्म में लिखती हूँ और बाकी की वैल्यूज भी अगर मैं पुट कर दूं और नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में अगर चेंज करती हूँ तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, और ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का वो आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस, अब सारी वैल्यूज पुट करके हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी बेटा, 0.0591 एन एज इट इज था, लॉग ये चेंज हो गया था, और इस पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Kc। बट एक जो चीज हम लोग बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास रिएक्शन जो है वहां स्टॉप हो चुकी है। इसका मतलब कोई भी करंट पास नहीं करेगा उस टाइम पे, कोई भी एनर्जी चेंजेस नहीं होंगे उस टाइम पे सेल पे। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो पोटेंशियल था दोनों साइड पे, मतलब अगर ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही, रिडक्शन भी नहीं हो रही, तो कोई मूवमेंट ऑफ आयंस भी नहीं हो रही, तो उस टाइम पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स 0 मान के चलेंगे, मतलब कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। अगर पोटेंशियल ही नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू मतलब क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे फर्दर लिख देती हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका जो E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 0 मतलब कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 is equals to E naught of cell minus 0.0591 upon log, upon n log Kc, और हमारे पास E naught मतलब कि स्टैंडर्ड हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन आ चुकी है फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कहां से हमने डिड्यूस करी है, फ्रॉम द नास्ट इक्वेशन, और यही हमारा टॉपिक भी था। ये आज का टॉपिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड, जो हमने कर लिया है, जो नास्ट इक्वेशन को भी रिलेट करता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि क्या हो अगर हमारे पास यहाँ पे तो कांस्टेंट कर दी कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज कर दे बट इलेक्ट्रोड्स दोनों सेम रखें, मतलब सेम मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स रखें बट कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस के अलग अलग करते, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हमारे पास। उसके केस में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द कंसंट्रेशन सेल्स, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वो उसकी डेरिवेशन इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन सेल्स की, तो कंसंट्रेशन सेल्स बेटा वो होते हैं जिन सेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल के हम लोग लेते हैं, बट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड से दो कंडीशंस है कंसंट्रेशन सेल्स के लिए, या तो इलेक्ट्रोड सेम ले लो और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है वो अलग अलग ले लो, या फिर इलेक्ट्रोड्स हमारे पास अलग अलग लेके कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की बस वो चेंज कर दो बट रखो इलेक्ट्रोलाइट सेम। ठीक है, तो सिंपली आप ये याद रख लो कि कंसंट्रेशन सेल्स हमारे पास वो सेल्स जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स दो हमारे पास क्या कर रहे हो, ये जैसे मेरे पास ब्लू मार्कर है और ये ग्रीन मार्कर है, फाइन। अब ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है, मान लो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग है बट हमारे पास
ये सपोज करो कि सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन में हमारे पास कंसंट्रेशन जो क्या है डिफरेंट है। ये एक येलो वाली साइड एक कंसंट्रेशन मान लो कि हाई कंसंट्रेशन है, ये जो ब्लैक हुआ पर डस्टर इसको मान लो लो कंसंट्रेशन है। तो इलेक्ट्रोड्स सेम सोल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन बस अलग अलग है और इलेक्ट्रोड्स हम लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे मूवमेंट जो आयंस की वो कैसे होगी, ठीक है, फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, वो जैसे ऑस्मोसिस में आप करते थे, तो वैसे ही कंसंट्रेशन सेल्स में कि कैसे हमारे पास मूवमेंट और कितनी मूवमेंट्स हो रही है आयंस की, सो दैट हमारे पास उसके हिसाब से कैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल आ रहा है और इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ वो सेम है नर्स्ट इक्वेशन के, जैसे बस आपकी कंसंट्रेशन में चेंजेस होंगी कि लाइक ई जो है हमारा मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल और कंसंट्रेशन सेल आप कुछ भी कह दो, तो वो किसके इक्वल होगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे बस चेंजेस आएगी कि C1 अपॉन C2। यहाँ पे क्या है हमारी कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन सेल्स की। अब यहाँ पे या तो कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो देखना पड़ता है कि कंसंट्रेशन आपकी किसके बदले में किसके निकाल रही हो। जैसे हमारे पास अगर 1 के बदले 2 निकाल रही है, 2 के बदले 1 निकाल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं C1 अपॉन C2, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं C2 अपॉन C1 की कंसंट्रेशन कैसे आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें बताएगा अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल्स भी हमने पढ़ लिए हैं, हमने नर्स इक्वेशन भी पढ़ ली है 2 तरह की, जिसमें हम लोग कैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये सब प्रोसेसेस हो रहे हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन अगर हो रही है, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कहीं पे हमारे पास मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे एनर्जी लॉस हो रहा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ चीज आ रही है, हमने कुछ मान लो मार्केट से लिया है, तो उसके बदले में पैसे भी तो देते हो, तो आपके पास मनी डिक्रीज हो रही है, बट जो क्वांटिटी जो सब्सटेंस आपने लिया वो तो इंक्रीज ना हो गया ना उसका नंबर। सो ऐसे का ही कुछ खेल इसमें होता है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो हम लोग पढ़ेंगे अभी गिब्स फ्री एनर्जी के केस में। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है कि आपके पास अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। अपनी जो केमिकल एनर्जी है विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए क्या होता है, आयंस की मूवमेंट होती है, और आयंस की मूवमेंट थ्रू शॉर्ट ब्रिज आप चलो कह लो, वो जो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है, कि हमारे पास वर्क डन हो रहा है। किसका वर्क डन हो रहा है, आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, उसी की वजह से हमारे पास करंट जो है आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमारे पास कुछ वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन ऑफ कोर्स कौन कर रहा है, जैसे कि अगर जिंक ले, जिंक सल्फेट, तो जिंक काम कर रहा है, जिंक के आयंस जो है वो मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द कॉपर साइड, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं हमारे पास आयंस जो है वो उधर मूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब वर्क डन जब कर रहा है सिस्टम, तो उसकी एनर्जी उस टाइम पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मोर एवर अगर आप बात करो कि जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी अगर काम करेगा सिस्टम। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कॉपर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास काम जो हो रहा है ऑन द सिस्टम, जो इसके वजह से क्या होगा, हमारे पास वहां पे जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव के केस में चली जाएगी, फाइन। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी है जिसमें हमारे पास डिक्रीज आता है इन द एनर्जी। क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन हो रहा है। अब वो वर्क डन जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, जिसको आप लोग
डेल्टा जी से लिख सकते हो। डेल्टा जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी, और चेंज अगर डिक्रीज में आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखते हैं एन, नेगेटिव साइन, फाइन। तो ये जो डिक्रीज आता है ना, ऑफ कोर्स अब किसकी वजह से आया, वर्क डन। वर्क डन क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ आयंस हुई है हमारे पास, मतलब कि मूवमेंट ऑफ आयंस या कह लो इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हुए हैं, तो उसको हम लोग लिख देते हैं एन नंबर की, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव हुए हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और उनको हम अगर यूनिट फैराडेज में ले तो वो एन एफ हो गया, राइट। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस कह लो मूव हो रहे थे तो क्या हुआ था, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो पोटेंशियल था वो चेंज हो रहा था, और वो तब तक नहीं होता जब तक हम लोग एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं यूज करते, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, स्टैंडर्ड, मतलब ई नॉट सेल। अब ये जो है इक्वेशन आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताती है कि कितनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, चेंज हुआ है एनर्जी में, राइट। अब एज वी नो कि अभी जो हमने लास्ट किया था टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, जिसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यस आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग हमारा यहाँ पे क्या जाएगा के सी। अगर ये वैल्यू मैं ऊपर इक्वेशन में पुट करती हूँ तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास डेल्टा जी नोट जो है वो किसके इक्वल चली जाएगी, एन एफ एज इट इज वो वाला, और इधर से आ जाएगा आपका आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ अगर करता है तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचेगी आर टी लॉग के सी। तो ये एक इक्वेशन है जो हमें बताएगी कि कितना डिक्रीज हुआ है हमारा while gaining the electrical energy through the electrochemical cell। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक जो है अपने वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर अबाउट द कमर्शियल सेल्स एंड डेकोरेशन टॉपिक। एंड तब तक आपने जो जितना भी चैप्टर हो चुका है आप अच्छे से रिवाइज कर लिए, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122, right? And please be safe and be at home, and if you like my videos then please share it more and more. Thank you very much.